नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 23 तक पढ़ लिया था। भाग 23 में आपने मानव आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा, वंशावली विश्लेषण के बारे में पढ़ा। वंशावली विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में आप भाग 24 के अंतर्गत पढ़ेंगे। नीट में किस किस प्रकार से वंशावली विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाग 24 का टॉपिक ही यही होगा, वंशावली विश्लेषण की पहचान। वंशावली विश्लेषण की पहचान आखिर कैसे करें कि वंशावली विश्लेषण क्या दर्शा रहा है। अब इसको समझने से पहले आपको पहले क्वेश्चन एक मॉडल दिखा दूं कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको समझने की, सॉल्व करने की। देखिए, सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई एआईपीएमटी का मतलब ही होता है नीट। पहले इसे एआईपीएमटी बोलते थे, अब इसे नीट बोलते हैं। तो नीट में 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस दिया गया है। पूछा गया है 4 ऑप्शन देके कि ये क्या दर्शा रहा है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और फिर समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित मानव वंशावली में, निम्नलिखित मानव वंशावली में भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्ति का निरूपण करते हैं। प्रभावित व्यक्ति का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार पहचानिए। दी गई वंशावली के प्रकार पहचानिए। अब यहां पर वंशावली दिया गया है मादा नर। यहां पर दिखा रहे हैं कि नर क्या है, रोगग्रस्त हैं, कलर फील्ड है, रोगग्रस्त हैं। फिर इनके संतान दिखाए गए हैं। इनमें प्रथम पुत्री जो रोगग्रस्त है, इसके बाद एक पुत्र जो स्वस्थ है, और एक दूसरा पुत्र जो इस रोग से ग्रसित है। कौन सा रोग है ये हम नहीं जानते, बताया भी नहीं गया है, और उसे जानना जरूरी भी नहीं है। इसका विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। कह रहे हैं कि इनकी एक पुत्री हुई और इनका एक पुत्र हुआ जो दोनों सामान्य था। इस पुत्र का विवाह एक स्त्री से हुआ और इनसे 2 पुत्र पैदा हुए, एक पुत्री और एक पुत्र। फिर कह रहे हैं इस पुत्र का विवाह एक सामान्य स्त्री से हुआ, इससे 2 पुत्र पैदा हुए, दोनों सामान्य। कह रहे हैं कि इस सामान्य पुत्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से हुआ तो इसके 2 पुत्र हुए, दोनों रोग से ग्रसित थे, और एक पुत्री हुई जो स्वस्थ थी, रोग से ग्रसित नहीं थी। यानी ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कुछ इस तरह से दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए, आलिंग सूत्री प्रभावी, बी एक्स संलग्न प्रभावी,
सी आलिंग सूत्री अप्रभावी, ऑप्शन डी एक्स सहलग्न अप्रभावी। आंसर सेलेक्ट करना है कि बताइए ये वंशावली विश्लेषण किस प्रकार का है। ठीक है, निम्नलिखित मानव वंशावली में भरे हुए संकेत, यानी भरे हुए संकेत जो हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति प्रभावित है, यानी उस रोग से प्रभावित है, रोगी हैं ये। और दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानिए कि ये किस प्रकार का है, ये वंशावली क्या दर्शा रहा है। आलिंग सूत्री प्रभावी है, या एक्स सहलग्न प्रभावी है, या आलिंग सूत्री अप्रभावी है, या एक्स सहलग्न अप्रभावी है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वंशावली है वो प्रभावी है या अप्रभावी। इसको पहचानने के दो नियम हैं। प्रभावी यानी डोमिनेंट है, या अप्रभावी है यानी रेसेसिव है। तो डोमिनेंट है, इसकी पहचान के लिए पहला तो ये कि सभी पीढ़ियों में कम से कम एक व्यक्ति प्रभावित होगा, ये पहला नियम है। कम से कम एक व्यक्ति तो प्रभावित होगा हर पीढ़ी में, सभी पीढ़ी में। किसी भी पीढ़ी ऐसा नहीं जाएगा जिसमें रोग उत्पन्न ना हो। अप्रभावी में क्या होता है कि कोई एक पीढ़ी में सभी संतानें अप्रभावित हो सकते हैं। मतलब कि एक जनरेशन छोड़ के एक पीढ़ी में हो सकता है किसी एक पीढ़ी में किसी भी संतान को रोग ना हो, तब ये अप्रभावी होंगे। दूसरा, यदि जनक रोगग्रस्त हैं और इनसे एक संतान अप्रभावित पैदा हो, अप्रभावित पैदा हो, तो जनक विषम युग्मकी होंगे। विषम युग्मकी यानी हेट्रोजाइगस होंगे। आया समझ में? बताते हैं अभी। अप्रभावी में यदि जनक अप्रभावित है और कोई एक संतान प्रभावित हो तो जनक विषम युग्मकी होगा, विषम युग्मकी होगा। ये दो नियम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पहचान ये करनी है कि प्रभावी है या अप्रभावी है। अभी इसको छोड़ेंगे, हम पहले देख लें कि ये प्रभावी है या अप्रभावी है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है उसी से निकल जाएगा। जैसे देखिए, प्रभावी क्या कहता है? प्रभावी कहता है कि हम किसी भी पीढ़ी में छोड़ेंगे नहीं, हर पीढ़ी में हम संतानों में रोग उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। जैसे आपको एक बना के दिखाऊं, जैसे ये माता हैं, ये पिता हैं, ठीक है। ये मान लो रोगी हैं, इनसे 4 पुत्र पैदा हुए, लड़की लड़की फिर लड़का हुआ। मान लो हाँ, इनमें ये रोग उत्पन्न हुआ। अब इस लड़की का विवाह किसी लड़के से हुआ या किसी सामान्य से, मान लो किसी सामान्य पुरुष से हुआ, सामान्य पुरुष से हुआ। अब इनका जो लड़की हुई या लड़का हुआ या लड़की हुई, तो ये क्या है? रोग से ग्रसित हैं। इनका विवाह किसी अन्य पुरुष से हुआ, फिर कोई संतान पैदा हुआ, तो उनमें भी रोग ग्रसित हो। तो देखिए, पहली जनरेशन में भी रोग है, दूसरी जनरेशन में भी रोग है, द्वितीय पीढ़ी में भी रोग है, तृतीय पीढ़ी में भी रोग है, चतुर्थ पीढ़ी में भी रोग है। कोई ऐसा पीढ़ी नहीं है जिसमें रोग उत्पन्न ना हो। देखिए,
पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और चौथी जनरेशन। तो हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में रोग उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा? प्रभावी होगा। लेकिन अगर कोई जनरेशन, कोई किसी पीढ़ी में रोग उत्पन्न ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये माता हैं, ये पिता हैं, इनसे 3 संतानें हुई। कौन कौन सी? देखिए, माता हैं, पिता हैं, इनसे एक ये संतान हुई, एक ये संतान हुई, एक ये संतान हुई। इनमें भी रोग है, इनमें भी रोग है। अब इनका विवाह किसी सामान्य पुरुष से हुआ तो देखिए इन दोनों की 2 संतानें हुई, एक ये संतान, दूसरी ये संतान। देखिए किसी संतान में रोग उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ है। किसी संतान में रोग उत्पन्न है? नहीं। यहाँ पर देखिए इस लड़के का विवाह किसी लड़की से हुई और देखिए संतान में रोग उत्पन्न नहीं है। यहाँ देखिए इनमें विवाह हुआ, बच्चों में रोग उत्पन्न नहीं हुआ। एक पीढ़ी में रोग उत्पन्न नहीं हुआ तो ये क्या होगा? अप्रभावी। क्योंकि अप्रभावी क्या कहता है? कोई एक पीढ़ी में सभी संतानें अप्रभावित हो सकते हैं, यानी किसी एक पीढ़ी में रोग उत्पन्न नहीं हुआ तो वो क्या होगा? अप्रभावी। लेकिन प्रभावी है तो हर पीढ़ी में रोग उत्पन्न करेगा ही करेगा। उसके कुछ रीजंस हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। क्लियर है? तो इसमें ये तो पता चल गया कि भैया इसमें अप्रभावी है, क्योंकि एक जनरेशन में किसी संतान में रोग उत्पन्न नहीं हुआ तो ये क्या है? अप्रभावी। अब पता ये करना है कि आलिंग सूत्री हैं या एक्स सहलग्न। तो इससे पहले इन पॉइंट को आपको मैं समझा दूं। देखिए कह रहे हैं सभी पीढ़ियों में कम से कम एक व्यक्ति प्रभावित होगा। होने का मतलब क्या है? जो प्रभावी होता है ना, प्रभावी का जीन अगर एक भी है तो अपना जीन, अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, चाहे इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो। तो किसी ना किसी हर पीढ़ी में एकाध तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हर पीढ़ी में एक तो बच्चा सब प्रभावित होगा ही होगा। और अगर मान लो कि कोई जनक, 2 जनक रोगग्रस्त हैं, जैसे ये माता हैं, ये पिता हैं, ये रोगग्रस्त हैं दोनों, और इनकी संतानें हुई तो संतानों में क्या हुआ कि एक जो बच्चा है वो रोगग्रस्त नहीं रहा, एक संतान अप्रभावित निकल गया। तब क्या हो सकता है कि माता पिता समयुग्मकी होंगे कि विषम युग्मकी? तो विषम युग्मकी होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों विषम युग्मकी होंगे? देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए तो रोग उत्पन्न करेगा, तो ये रोगी हैं। तो इनसे जब संतान होंगे तो क्या होगा? कैपिटल ए यहाँ से, कैपिटल ए यहाँ से, कैपिटल ए यहाँ से, स्मॉल ए यहाँ से। ये रोगी होंगे क्योंकि देखिए प्रभावी है। ये रोगी होंगे क्योंकि प्रभावी का एक गुणसूत्र उपस्थित है, ये भी रोगी होगा। फिर देखिए स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी क्या होंगे? रोगी होंगे। लेकिन देखिए स्मॉल ए आ रहा है तो ये रोगी होंगे नहीं, क्योंकि प्रभावी है। तो प्रभावी नहीं है, ये स्मॉल ए क्या है? अप्रभावी है। तो अप्रभावी की स्थिति में लड़का क्या होगा? अप्रभावित होगा। समझ में आया? तो वही कह रहा है, दूसरा लाइन यही कह रहा है कि यदि जनक रोगग्रस्त हैं तो उनमें एक संतान अप्रभावित उत्पन्न हो सकता है। ये भी एक तरीका है पहचानने का कि प्रभावी है या अप्रभावी। अप्रभावी में कोई एक पीढ़ी में सभी संतानें अप्रभावित हो सकती हैं। कोई एक संतान मतलब कोई एक पीढ़ी ऐसा निकल सकता है जिसमें रोग उत्पन्न हो ही ना। तो ऐसा कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कैपिटल ए है माता और पिता भी क्या है? कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी ये रोगी हैं। नहीं रोगी नहीं है, अप्रभावी है ना, रोगी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इनकी संतान होंगी 4, ए और ए अप्रभावी,
ए और स्मॉल ए, ये भी अप्रभावी, ए और ए अप्रभावी, ए और स्मॉल ए ये भी अप्रभावी। पूरा का पूरा संतान क्या है? अप्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभावी होने के लिए, मतलब अप्रभावी अपना लक्षण प्रभावित करने के लिए क्या होगा? स्मॉल ए चाहिए। तो कहीं स्मॉल ए आया नहीं, यानी कोई रोगी उत्पन्न नहीं होगा। एक दो पीढ़ी बिना रोग के निकल सकती है। ठीक, फिर कह रहे हैं यदि जनक अप्रभावित हैं और कोई एक संतान प्रभावित हो, कह रहे हैं जनक अप्रभावित हैं, मतलब माता और पिता ये अप्रभावित हैं, और कोई एक संतान प्रभावित हो, इनसे मान लो 4 बच्चे उत्पन्न हुए, जिनमें से कह रहा है मान लो 3 रोगी हैं और एक नहीं 3 सामान्य हैं, 3 सामान्य हैं और एक रोगी है, तो जनक क्या होंगे? विषम युग्मकीय होंगे। ऐसा कैसे? तो देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर दोनों अप्रभावित नहीं हैं, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए कैपिटल ए यहाँ पे होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ होगा। अब देखिए ये सब में कैपिटल है ना, तो कैपिटल अप्रभावित तो होता नहीं है, प्रभावी होता है, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। ये सब क्या होंगे? अप्रभावित होंगे। लेकिन देखिए स्मॉल ए और स्मॉल ए यहाँ पर बन जा रहा है, तो ये क्या होगा? रोगी होगा। वही कह रहा है कि यदि जनक अप्रभावित हैं, जनक में रोग नहीं है, और किसी एक संतान में रोग उत्पन्न हो रहा है, तो ऑफकोर्स जनक क्या होंगे? विषम युग्मकीय होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया कि प्रभावी और अप्रभावी की पहचान कैसे करेंगे। अब हम समझेंगे कि आलिंग सूत्री और एक्स संलग्न की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दैहिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। इसे कहते हैं ऑटोसोम लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम्स। बताए थे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिनमें से 44 होते हैं दैहिक और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं नर होगा या मादा। और दैहिक जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है कि हाथ पैर लंबे होंगे, कितने लंबे नहीं होंगे, बाल कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें दैहिक गुणसूत्र करती हैं। देखिए 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, नर में नर में XY, मादा में XX। लिंग गुणसूत्र को छोड़ दो तो बाकी जितने भी गुणसूत्र बचे हैं इनको हम आलिंग लिख नहीं सकते हैं, आलिंग गुणसूत्र नहीं कह सकते हैं। बताइए, जल्दी बताइए, कह नहीं सकते हैं। 2 लिंग हो गया, जो भी बचा वो आलिंग हो गया। आलिंग का मतलब क्या है? लिंग के आगे आ लगा दिया। किसी भी शब्द के आगे अगर आ लगा दोगे तो उसका उल्टा, यानी लिंग के बाद जो भी बचा उसे हम आलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप बातों को समझें, शब्दों को समझें, क्योंकि ये जो नीट वाले होते हैं ना, या कोई भी कंपटीशन वाले होते हैं, ये क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए शब्दों का खेल कर देते हैं। अब आप कहोगे कि हम सर जी तो जिंदगी में नहीं पढ़े कि ये आलिंग सूत्री होता क्या है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो। आपने क्या पढ़ा है? अगर मान लो आलिंग सूत्री नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा क्या है? 2 ही गुणसूत्र होता है ना, दैहिक और लिंग। इसके अलावा कोई गुणसूत्र होता है? किसी प्रकार का गुणसूत्र होता है? नहीं, सिर्फ 2, दैहिक और लिंग। चलो लिंग गुणसूत्र नहीं दिया गया है, तो लिंग नहीं है तो आलिंग लिखा है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैहिक गुणसूत्र। लिंग में देखिए दिया है X गुणसूत्र, X लिंग गुणसूत्र ही तो होता है, तो X दिया है लिंग गुणसूत्र, लेकिन दैहिक नहीं लिखा है। तो लिंग गुणसूत्र दिए हैं, दैहिक नहीं दिए हैं, तो मतलब जो लिखे हैं ना वो दैहिक का ही मतलब है, आलिंग सूत्री, यानी ऐसा गुणसूत्र जो लिंग नहीं है, लिंग गुणसूत्र नहीं है। समझ में आया? चलिए, ये था बात समझाने की कि दैहिक गुणसूत्र को ही हम आलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं।
तो अब दैहिक गुणसूत्र को यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं, आलिंग सूत्र। ठीक है, गुणसूत्र कही है, सूत्र की बात एक ही है। तो आइए पहचानने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले हम आलिंग सूत्री प्रभावी लक्षणों को पहचानने का हम बताएंगे। आलिंग सूत्री प्रभावी यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें। इसको पहचानने के लिए सबसे पहला रूल है वो ये कि यदि जनक रोगग्रस्त हैं तो संतान रोगग्रस्त हो भी सकते हैं या नहीं भी। आलिंग सूत्री हैं तो हम इसे इंग्लिश में ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इनके गुणसूत्र के जोड़े को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डोमिनेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यानी प्रभावी और स्मॉल ए यानी अप्रभावी। तो कह रहे हैं प्रभावी है, तो प्रभावी है तो जहां जहां प्रभावी गुणसूत्र है वहां वहां रोग उत्पन्न होगा। यानी ये कंडीशन अगर है कैपिटल ए तो रोग होगा, अगर ये कंडीशन है तो भी रोग होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो रोग नहीं होगा, वो स्वस्थ होगा। आया समझ में? क्योंकि प्रभावी रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रभावी रोग तभी उत्पन्न होगा जब प्रभावी गुणसूत्र होगा, लेकिन यहाँ प्रभावी गुणसूत्र है नहीं, स्मॉल ए अप्रभावी है तो वह स्वस्थ होगा। प्रभावी के कंडीशन में बता रहे, दिमाग खोल के बैठिएगा, इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो सब आ जाएगा। कह रहे हैं यदि जनक रोगग्रस्त हैं, यानी माता हैं ये रोगग्रस्त हैं, इनका विवाह किसी पुरुष से हुआ, वो भी रोगग्रस्त हैं, यानी दोनों जनक रोगग्रस्त हैं, तो संतान क्या है, वो हो सकता है कि वो रोगग्रस्त हों या हो सकता है वे रोगग्रस्त ना हो, सामान्य हो। समझ में आया? तो ये कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसा कहीं दिखेगा तो मतलब क्या है, आलिंग सूत्री प्रभावी हैं। ऐसा कहीं पर दिख रहा, दोनों जनक प्रभावित तो नहीं दिख रहे हैं, एक ही जनक प्रभावित है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं प्रभावित हैं, कुछ नहीं प्रभावित हैं, ये कंडीशन है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन हम दूसरे वाले का भी देख लें, आलिंग सूत्री अप्रभावी का कंडीशन देख लें तो क्लियर हो जाएगा। आलिंग सूत्री अप्रभावी यानी ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए रूल है जनक रोगग्रस्त ना हो पर संतान रोगग्रस्त हों, यानी कोई जनक हैं, वे दोनों के दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई पुत्र या पुत्री रोगग्रस्त हो। तो ये क्या दर्शाएगा? आलिंग सूत्री अप्रभावी। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए यहाँ पर देखिए, कैपिटल ए प्रभावी है, तो यहाँ पर दोनों प्रभावी हैं तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, स्वस्थ होंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए है, प्रभावी है, यानी ये भी स्वस्थ होगा। लेकिन अगर स्मॉल ए आ गया तो वो क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, माता और पिता दोनों स्वस्थ हैं, माता और पिता दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी संतान रोगी हैं। इसको देखते ही आप लगा दोगे कि इसका आंसर क्या सही होगा? ये सही होगा, आलिंग सूत्री अप्रभावी हैं। देखिए इसमें दोनों कंडीशन मिल गया, एक तो अप्रभावी वाला कंडीशन मिल गया, मैंने आपको क्या बताया था कि अप्रभावी में कोई एक पीढ़ी बिना किसी रोग के उत्पन्न हो सकती है, हो गई, एक ये कंडीशन मिल गया। दूसरा
कि जनक अप्रभावित हो सकते हैं लेकिन पुत्र या पुत्री प्रभावित हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, आलिंग सूत्री अप्रभावी का रूल फॉलो कर लिया, नियम लागू हो गया इस पे। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एक्स सहलग्न और वाई एक्स सहलग्न प्रभावी और एक्स सहलग्न अप्रभावी कैसे पहचाने। तो देखिए ये सब नोट करते चलिएगा, सब लोग नोट कर लीजिएगा, बैक करके नोट कर लीजिएगा। जो जो लिखवाए हैं ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे सब नोट कर लीजिएगा, इसमें बोल के नहीं लिखवाना है हमें, सब हम लिख दिए हैं इस पे। जैसे जैसे नोट कराए हैं वैसे वैसे आप भी नोट कर लीजिएगा, बैक करके नोट कर लीजिएगा, चाहे जैसे। अब देखिए लिंग सहलग्न लक्षणों को पहचानना है। तो लिंग सहलग्न में मनुष्य में कितने प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2, एक्स और वाई। अगर एक्स गुणसूत्र पर है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्स सहलग्न, और वाई पे है तो इसे हम क्या कहेंगे, वाई सहलग्न। लेकिन अब एक्स सहलग्न पे भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, प्रभावी या अप्रभावी। हमें बेसिकली इसमें लिंग सहलग्न में कौन सा पढ़ना है, हमें लिंग सहलग्न में एक्स सहलग्न को ही ज़्यादा ध्यान देना है। वाई सहलग्न में कुछ भी नहीं है भैया, सीधे सीधे एक बात याद रखेंगे कि वाई सहलग्न में सभी पुत्र प्रभावित होंगे, हमेशा हर पीढ़ी में सभी पुत्र रोगी पैदा होंगे। अगर ऐसा हुआ तो सीधे लगा देंगे वाई सहलग्न है, क्योंकि वाई सहलग्न का बस एक ही नियम है कि सभी पुत्र रोगी पैदा होंगे। कोई रोग है जिसका जीन वाई गुणसूत्र पर है या वाई गुणसूत्र के कारण ही रोग उत्पन्न हो रहा है, तो सभी पुत्र रोगी पैदा होंगे, क्योंकि वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, पुत्र में ही पाया जाता है। तो ऑफ कोर्स सभी पुत्र प्रभावित होंगे। तो बस इसके एक लाइन में, लेकिन इनको पहचानना है क्योंकि 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक्स सहलग्न प्रभावी, यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसको पहचानने का नियम क्या है, तो इसको पहचानने का नियम है रोगग्रस्त पिता की सभी पुत्रियां रोगी होंगी तथा कोई भी पुत्र रोगी नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं दिखे तो सीधे लगा दो एक्स सहलग्न प्रभावी। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है नर और मादा दोनों में। तो एक्स में अगर हम डोमिनेंट को दर्शाने के लिए इसके ऊपर कैपिटल डी लगा दें तो ये क्या दर्शाएगा कि ये एक्स गुणसूत्र प्रभावी है। तब एक्स डी एक्स होगा तो भी रोग उत्पन्न होगा, ठीक है, मादा रोगी। और अगर एक्स डी एक्स टी है तो भी रोगी उत्पन्न होगी, मादा। और अगर एक्स एक्स है तो सामान्य होगी, मादा, सामान्य मादा। लेकिन अगर एक्स डी वाई है तो रोगी पुत्र यानी नर, और अगर एक्स वाई है तो सामान्य नर। अब हम इस फिगर को इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसमें कोई काम नहीं है इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अब जो और क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में अभी हम सॉल्व कराते हैं, रुक जाइए। पहले आप टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट रहेगा याद तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कह रहे रोगग्रस्त पिता की सभी पुत्रियां रोगी होंगी, माता हैं इनका विवाह पिता से माता का पिता से ही होगा और किससे होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि रोगग्रस्त पिता है तो पिता के रोगी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा एक्स डोमिनेंट डी वाई। माता सामान्य है एक्स एक्स, ठीक है। तो अब
पॉसिबिलिटी क्या है 4 बच्चों में, x और xd, अगर ये इससे मिलता है तो पुत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, पुत्री। लेकिन देखिए d आ गया है, x dx क्या होगी, रोगी। क्लियर है। अब ये x और y नर सामान्य होंगे क्योंकि कोई कैपिटल D नहीं है। x d और x ये भी पुत्री बनी, लेकिन x dx क्या है, रोगी। x y पुत्र, पुत्र सभी क्या होंगे, सामान्य होंगे। पुत्र कभी सभी क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, पुत्र सभी सामान्य होंगे, पुत्रियां रोगी होंगी, यही कंडीशन है। और देखिए हो भी रही हैं, हो रही है ना। तो ये कंडीशन है पहचानने की एक्स संलग्न प्रभावी की। अगर ऐसा कहीं पर भी दिखता है आपको पेडिग्री एनालिसिस जिसमें पिता रोगी हैं, माता सामान्य है और सभी पुत्रियां रोगी हैं और कोई भी पुत्र रोगी नहीं है, तो वहां आप चुपचाप आंख बंद करके लगा दोगे एक्स संलग्न प्रभावी। जो क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे जाते हैं ना, अभी तक इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, इनसे बाहर नहीं पूछे गए हैं। तो इतना इनफ है। अगर देखा जाए ना तो इसमें 1000 कॉन्सेप्ट है, घुसोगे जितना अंदर जाओगे उतना ही आपको ये डिटेल निकलता जाएगा। तो उतना आपको नहीं पढ़ना है, जितने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना ही पढ़ना है। और ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। एक्स संलग्न अप्रभावी को पहचानने का प्रमाण क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को पहचानने का प्रमाण क्या है। तो इसका प्रमाण यह है कि रोगग्रस्त पिता की वाहक पुत्रियों में या पुत्रियों के की सभी नहीं, ऐसा नहीं, सभी नहीं, कुछ पुत्र रोगी होंगे। बस। अब अप्रभावी में रोग कैसे उत्पन्न होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, x पे स्मॉल d रख देंगे। अप्रभावी, आपको ये भी पता है कि अप्रभावी होने के लिए दोनों x पर d होना अनिवार्य है। यानी इस कंडीशन में तो सामान्य मादा होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन है तब भी सामान्य होंगी, रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसे हम वाहक कहते हैं, वाहक मादा, क्योंकि ये अप्रभावी है। अप्रभावी होने के लिए दोनों पर डी होना अनिवार्य है। अब ये रोगी होंगी क्योंकि दोनों जब साथ होंगे तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, अकेले नहीं। अब एक्स वाई है सामान्य नर, लेकिन अगर x पर एक भी डी आ गया तो वो रोगी हो जाएगा, क्योंकि नर के पास केवल एक ही x गुणसूत्र होता है। ये कंडीशन में कह रहे हैं रोगग्रस्त पिता की वाहक पुत्रियों की कुछ पुत्र रोगी होंगी। यानी अगर हम ड्रॉ करें फिगर, तो ये माता है इनकी और ये है पिता, और पिता रोगी होंगे तो मतलब क्या होंगे, ये कंडीशन होगी एक्स डी वाई, और माता सामान्य है तो एक्स एक्स। अब देखिए इनसे लड़के हुए 4 ठो, एक लड़की एक्स डी एक्स, पुत्री हुई जो रोगी होंगी, किस वाहक होंगी, वाहक होंगी, क्योंकि अप्रभावी है एक ही पर है तो ये क्या होंगी, वाहक स्त्री। अब देखिए एक्स वाई क्या है, सामान्य नर, ठीक है, सामान्य नर। एक्स एक्स डी एक्स ये भी क्या है, वाहक पुत्री। एक्स वाई ये क्या है, सामान्य नर, पुरुष या पुत्र। अब कह रहे हैं कि रोगग्रस्त पिता की वाहक पुत्री कि कुछ पुत्र रोगी होंगे, इनका विवाह मान लो किसी सामान्य पुरुष से हुआ एक्स वाई, तब इनके संतान में क्या होगा, एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स,
स्त्री हुई लेकिन वाहक, वाहक पुत्री। एक्स डी वाई, देखिए पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र क्या है, रोगी, क्योंकि एक डी आया है, ठीक। एक्स सामान्य पुत्री, एक्स वाई सामान्य पुत्र। तो यही कह रहे हैं कि रोगग्रस्त पिता की वाहक पुत्री कि कुछ पुत्र रोगी होंगे, ठीक। ये इसके पहचानने का तरीका है। आपसे नीट में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे जिनमें ये ही रूल्स फॉलो हो रहे हों, देखते ही आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया जिसकी पहचान आपने तुरंत कर ली। अब और हम क्वेश्चंस देखते हैं जो नीट में क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वंशावली विश्लेषण में, तब तक आप इसको नोट कर लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न लिखित प्रतीकों तथा उनके निरूपण में से कौन मनुष्य के वंशावली विश्लेषण के संबंध में सही है। यहाँ पर कुछ फिगर ड्रॉ है, प्रतीक बनाए गए हैं, नर है, स्त्री है। कह रहे हैं ये संबंधियों के बीच समागम, संबंधियों के बीच संगम। क्या ये सही है? ऑप्शन बी, सर्किल बना है, लिख रहे हैं अप्रभावित पुरुष। क्या ये सही है? ऑप्शन सी, स्क्वायर कह रहे हैं अप्रभावित स्त्री। क्या ये सही है? तो ऑप्शन डी, प्रभावित स्त्री, इसके अंदर फील्ड है, कह रहे हैं प्रभावित स्त्री। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डबल लाइन हो तो क्या दिखाता है कि रिश्तेदारों के बीच संगम या मैथुन। डबल लाइन है तो ये क्या प्रेजेंट करता है? संबंधियों के बीच संगम, यानी ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। तो ये प्रतीक पे पूछा गया था, सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट में पूछा गया है, सीधे फिगर ही है। सामान्य नर का विवाह सामान्य स्त्री से, इनके एक पुत्र सामान्य, दूसरे पुत्र रोगग्रसित, पुत्री सामान्य, दूसरी पुत्री रोगग्रस्त, और फिर नेक्स्ट पुत्र है वो सामान्य है। फिर कह रहे हैं कि सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से हुआ, इनमें एक पुत्र पैदा हुआ वो रोगग्रसित है, एक पुत्री है वो सामान्य है, एक पुत्री है वो सामान्य है। कह रहे हैं उपरोक्त पेडिग्री चार्ट क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं एक लिंग संलग्न जन्म जात उपापचयी दोष।
उपापचयी दोष जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि दैहिक अप्रभावी लक्षण के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया की वंशांगति, फिनाइल कीटोन्यूरिया की वंशांगति। सी कह रहे हैं पेडिग्री चार्ट गलत है, पेडिग्री चार्ट गलत है। तो अपना बुद्धि लगा के इसको सही ना कर दीजिएगा, क्योंकि पेडिग्री चार्ट कभी गलत नहीं दिया गया जाता है। आपसे आपकी जानकारी पूछने के लिए हमेशा सही ही दिए जाते हैं पेडिग्री चार्ट। लिंग संलग्न रोग जैसे हीमोफीलिया की वंशांगति, जैसे हीमोफीलिया की वंशांगति। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपने पढ़ा ही नहीं है अभी कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, या आपने पढ़ा नहीं है कि हीमोफीलिया क्या है, अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस जो आपको बताया गया ना, ये अभी थोड़ा बताया गया है। ये सब रोग जब पढ़ेंगे ना तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इन सभी रोगों की वंशांगति कैसे होती है जब पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप कर ले जाओगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग लिखा है वो पहला तो ये कि असंलग्न गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं इसके जीन। दूसरा ये कि अप्रभावी रूप से वंशांगत होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, लिंग सूत्र पर ये डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है लिंग संलग्न है, तो ये तो पहला तुरंत गलत हो गया। दूसरा देखिए दैहिक अप्रभावी, ये कुछ सही लग रहा है, दैहिक भी है अप्रभावी भी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का रोग, दोनों सही है, इसको भी छोड़ेंगे। सी देखिए कह रहे हैं पेडिग्री चार्ट गलत है, ये कह नहीं सकते। चौथा देखिए अप्रभावी लिंग संलग्न रोग हीमोफीलिया की वंशांगति, ये भी थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि हीमोफीलिया जो रोग है वो लिंग संलग्न होता है और अप्रभावी भी होता है। तो इन और इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेडिग्री में तो आप देख रहे हो कि लग रहा है कि अप्रभावी ही है, क्योंकि एक जनरेशन क्या है, माता पिता में रोग नहीं दिख रहा, बच्चों में रोग दिख सकता है नहीं भी, तो ये अप्रभावी है। ये तो सही है कि यह अप्रभावी है। डिसाइड ये करना है कि दैहिक अप्रभावी है या लिंग संलग्न है। तो अगर हम इसको मानते हैं कि लिंग संलग्न रोग हीमोफीलिया है और अप्रभावी है, तो क्या हो सकता है, तो तुरंत यहाँ पर ये होगा कि ये X और Y होंगे, इस पे कोई भी अप्रभावी जीन नहीं होगा लिंग संलग्न पे। अगर हुआ तो ये तो रोग हो जाएंगे ना। अगर इस पे कोई भी अप्रभावी जीन आया तो तुरंत रोगी हो जाएगा, तो रोगी दिया नहीं गया है, तो हम सिर्फ ऑप्शन सिर्फ यही रख सकते हैं। अब माता में देखिए, माता में XD लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ XX लिखेंगे तब तो कोई रोगी नहीं होंगे इनके पुत्र में, लेकिन रोगी हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक XD रखना पड़ेगा। अगर हम 2 XD रख दिए तब तो ये भी रोगी हो जाएंगी, इसलिए हमें सिर्फ एक XD रख सकते हैं, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, XY का क्रॉस अगर XDX से होता है तो X और XD मिलकर क्या बनाएंगे, XD क्या बनाएगी, वाहक स्त्री। X और X मिलके क्या बनाएगी, सामान्य स्त्री। X और D मिलके क्या बनाएगी, XD और Y मिलके क्या बनाएंगे, रोगी पुत्र, रोगी, ठीक है। X और Y मिलके क्या बनाएंगे, सामान्य पुत्र। मतलब कि कोई पुत्री, कोई स्त्री यहाँ पर रोगी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर स्त्री रोगी पैदा हुई है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन क्या सही होगा, बी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे नीट के लगभग करा दिए हैं, और अगर होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, कर ले जाएंगे। ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस की पहचान कैसे करें, वंशावली विश्लेषण की पहचान कैसे करें, समाप्त हो गया भाग 24 के अंतर्गत। अब इसके बाद
आता है मेंडलीय विकार, किस प्रकार से हम रोगों की पहचान करेंगे, कैसे उनकी वंशांगति होती है, दात्र कोशिका रक्तता क्या है, रंजकहीनता क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, वर्णांधता क्या है, इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी निधि के साथ। धन्यवाद।